नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे एक और वीडियो में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके रीट एग्ज़ाम, सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम और लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिए और आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और आज का अपनी इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसके ऑप्शन हैं फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक और लैटिन। दोस्तों, इसका आंसर होगा ग्रीक भाषा। कौन सा होगा? ग्रीक भाषा। देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं ग्रीक भाषा की, तो ग्रीक एक प्रकार की यूनानी भाषा है। ग्रीक एक प्रकार की यूनानी भाषा है और इसी यूनानी भाषा से एक और भाषा की उत्पत्ति मानी गई है। वो भाषा मानी जाती है दोस्तों लैटिन, जो कि आपके इसमें ऑप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों देखिएगा, जब एक ही क्वेश्चन में ग्रीक भाषा और लैटिन दोनों अगर ऑप्शन दिए गए हो तो आपको ग्रीक भाषा को प्राथमिकता देनी है। अगर ऑप्शन में ग्रीक भाषा नहीं हो तो आपको लैटिन भाषा को प्राथमिकता देनी है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है इसके विलियम वुंट द्वारा, पेस्ट्रोलॉजी द्वारा, अरस्तु द्वारा या थॉर्नडाइक द्वारा। दोस्तों, इसका आंसर होगा विलियम वुंट द्वारा। किसके द्वारा? विलियम वुंट द्वारा। देखिए दोस्तों, विलियम वुंट के द्वारा सन 1879 में, विलियम वुंट द्वारा सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में लिप्जिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर अपन बात करें भारत में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की, तो भारत में सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला एन सेनगुप्त के द्वारा सन 1915-16 के अंदर कलकत्ता के अंदर स्थापना की गई और इसी एन सेनगुप्त को भारत में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मन का विज्ञान और उसके बाद चेतना का विज्ञान और फिर जो है व्यवहार का अध्ययन के रूप में किसे स्वीकार किया गया? अर्थात ये जो कथन है ये किसका है? इसके ऑप्शन है मैकडूगल के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, वॉटसन के द्वारा या वुडवर्थ के द्वारा। आंसर होगा इसका वुडवर्थ। क्या माना जाएगा? वुडवर्थ। देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सदी में जो है अलग अलग प्रकार का विज्ञान बताया। बात करते हैं अपन 16वीं सदी की, तो 16वीं सदी में जो है इसको सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया। उसके बाद में 17वीं सदी में इसको मन का विज्ञान कहा गया। उसके बाद 19वीं सदी में इसको चेतना का विज्ञान कहा गया और वर्तमान में जो कि 20वीं सदी चल रही है इसको व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है इसके उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में, बिल्कुल सही बात है। बालकों के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास में, ठीक है। चौथा, कक्षाओं की समस्या के समाधान में, बिल्कुल ठीक है। मतलब इसके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर माना जाएगा उपयुक्त सभी डी। यानी कि एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता उचित शिक्षण विधियों में भी मानी जाएगी, बालकों के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास में भी मानी जाएगी और कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को जो समस्या आती है उस समस्या के समाधान में भी मानी जाती है। तो इसका आंसर माना जाएगा डी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान के सिद्धांत जो पुस्तक है उसके राइटर कौन है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान जो सिद्धांत है उस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है दोस्तों विलियम जेम्स, बी है विलियम वुंट, सी है जॉन डेवी और अगला है एबिंगहॉस। तो दोस्तों, इसका आंसर माना जाएगा विलियम जेम्स। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। यानी
प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान के जो सिद्धांत की जो बुक है, वो सिद्धांत की बुक किसके द्वारा दी गई? विलियम जेम्स के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन है? दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन है? ऑप्शन है इसके आपके पास गॉल्टन, थॉर्नडाइक, जॉन डेवी या एबिंगहॉस। जाहिर सी बात है, शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहा है तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाएगा थॉर्नडाइक। कौन माना जाएगा? थॉर्नडाइक। और इन्हीं थॉर्नडाइक के द्वारा सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो किताब है लिखी गई। कौन सी? एजुकेशन साइकोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान के इस प्रकृति के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उपयुक्त नहीं है? दोस्तों, आपको पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत उपयुक्त नहीं है। पहला है यह बालक के व्यवहार के जैसा है और उसी तरह से लेती है। बी ऑप्शन है, यह तथ्यों को जैसे वे है उसी तरह से लेती है। ऑप्शन सी है, यह तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह से लेती है। और चौथा है, ये तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका आंसर माना जाएगा ऑप्शन डी, ये तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है जाति, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी है जिसमें है आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा। सी है लिंग, आत्म प्रत्यय, बुद्धि, अभिप्रेरणा। और डी है अभिप्रेरणा, आत्म प्रत्यय और शारीरिक संरचना और रुचि। जाहिर सी बात दोस्तों, पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में कौन सा विकल्प काम में आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। क्या माना जाएगा? बी, आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? दोस्तों, पूछा है कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन, बी है लेखक एवं वार्तालाप, सी है विकासात्मक विशेषताएं और डी है अधिगम के लिए अभिप्रेरणा। जाहिर सी बात है, शिक्षा के लिए प्रत्यक्षीकरण और चिंतन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर कोई विद्यार्थी किसी चीज़ को सीखेगा तो उसके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। वार्तालाप, एक विद्यार्थी शिक्षक से वार्तालाप जरूर करेगा। अधिगम के लिए व्यक्ति को अभिप्रेरित होना जरूरी है, बिना अभिप्रेरणा के व्यक्ति सीख नहीं सकता। अर्थात इसका आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विकासात्मक विशेषताओं की आवश्यकता नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? पूछा है कि कौन सा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। इसके ऑप्शन है अपने पास व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझना। जाहिर सी बात है, मनोविज्ञान के अंदर अपन व्यक्तियों की भिन्नताओं को समझते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है बालकों की समस्याओं को समझना। मनोविज्ञान के अंदर शिक्षक बालकों की समस्याओं को भी समझता है। तीसरी बोल रहा है मानसिक विकृत बालकों का उपचार करना। नहीं, ये मानसिक विकृत बालकों का जो उपचार होता है यह मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं होता, ये चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत होता है। और डी है समूह गत्यात्मक की समझ, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आपको पूछा है कि मनोविज्ञान का कार्य नहीं है, तो इसका आंसर माना जाएगा ऑप्शन सी, यानी मानसिक विकृत बालकों का उपचार करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की जो आयु होती है वो आयु कौन सी मानी जाएगी? ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, बी है उत्तर बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका आंसर माना जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी होगी? पूर्व बाल्यावस्था जो है खिलौने की आयु, जिसको अपन बोलते हैं टॉय एज। क्या मानेंगे? टॉय एज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य बालक किस आयु में बोलना सीख जाता है? सामान्यतः अपन किसी बालक की बात करते हैं तो वह कौन सी आयु में जो है बोलना सीखता है? ऑप्शन है आपके इसके अंतर्गत 16 माह में,
बी 20 माह में, सी 11 माह में और डी है 24 माह में। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चा है बोलना सीखता है सामान्यतः 11 महीने का जो बच्चा होता है थोड़ा सा बोलना सीख जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है इसमें अपने पास, मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है। मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है। ऑप्शन इसमें प्रत्येक बच्चे एक जैसे होते, सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, बी है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और डी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा आपको, मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर माना जाएगा कि अपने आप में प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शेषवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शेषवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और डी है चिंतन प्रक्रिया। दोस्तों इसका आंसर माना जाएगा चिंतन प्रक्रिया। शेषवावस्था में बच्चा किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं करता, जबकि उसमें सीखने की तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, बच्चा अनुकरण के द्वारा कुछ करके सीखने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन शेषवावस्था में किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव में लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखो दोस्तों, मानव में गुणसूत्रों की बात करते हैं तो मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 2 गुणसूत्र तो लिंग गुणसूत्र होते हैं और 44 जो है अलिंग गुणसूत्र होते हैं। 2 लिंग गुणसूत्रों में नर के अंदर बात करते हैं अपन, तो नर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होता है अक्ष वाई और मादा में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं अक्ष अक्ष। तो अपन बात ही करी है कि लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है अक्ष, दूसरा होता है वाई। दो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है, कि बुद्धि लब्धि के बारे में किसने बताया। तो इसका आंसर है, ऑप्शन दे रखे हैं स्टर्न के द्वारा, बिने ने बताया, टर्मेन या डी है अरस्तु। तो इसका आंसर होगा बी, बिने को बुद्धि लब्धि का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों की बुद्धि लब्धि यदि 90 से 110 के बीच है, बच्चों की बुद्धि लब्धि यदि 90 से 110 के बीच में है तो वह बच्चा किस प्रकार का माना जाएगा। ऑप्शन दे रखे सामान्य बच्चा, बी प्रखर बुद्धि बच्चा, सी उत्कृष्ट या डी प्रतिभाशाली। दोस्तों जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है वो बच्चा जो है सामान्य बच्चा होता है। कैसा होता है, सामान्य बच्चा। अगर अपन बात करते हैं प्रखर बुद्धि की, तो प्रखर बुद्धि का जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि मानी जाती है 120 से 140। कितनी मानी जाएगी, 120 से 140। इसी प्रकार अपन प्रतिभाशाली बालक की बात करते हैं तो इसकी बुद्धि लब्धि 140 से ज़्यादा मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है। यदि कोई 10 वर्ष का जो बालक है उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह बालक क्या कहलाएगा, यानी किस प्रकार का बालक होगा। क्या वो बालक प्रतिभाशाली होगा, क्या वो बालक सृजनशील होगा, क्या वो बालक मंद बुद्धि होगा या जड़ बुद्धि होगा। तो जाहिर सी बात है, कम अगर एज में अगर किसी बालक की अगर मानसिक आयु अगर अधिक है तो बालक कैसा हो माना जाएगा, प्रतिभाशाली बालक। कैसा माना जाएगा, प्रतिभाशाली। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधित मॉडल में कुल कितने खंड है। गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने खंड है। तो गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी मॉडल में टोटल 120 खंड है। कितने होंगे, 120 खंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, कि जो निःशक्त जो बालक है, कमज़ोर जो बालक है, उनकी शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, क्या उनके लिए समावेशी शिक्षा के द्वारा उनको सिखाया जा सकता है। जाहिर सी फिक्स बात है। अगली बात है मुख्य धारा में डालकर, नहीं साहब। अगला ऑप्शन है समाकलन के द्वारा, नहीं। तो एक निःशक्त जो बालक होता है उसकी शिक्षा के लिए प्रावधान माना जाएगा समावेशी शिक्षा। क्या माना जाएगा, समावेशी शिक्षा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा
वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ की बात करता है तो इसमें ऑप्शन दे रखा है लघुरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य या निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ के अंदर माना जाएगा सत्य और असत्य। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, खालिस्तान वाले हो गए, सत्य असत्य आ गए, सारे के सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रशिक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है जबकि उसकी वैधता। किसी भी परीक्षण के अंतर्गत विश्वसनीयता तभी होगी जब उसकी वैधता क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है किसी भी परीक्षण में विश्वसनीयता जब होगी जब उसकी वैधता क्या मानी जाएगी, ज़्यादा मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। व्यवहारवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। तो दोस्तों व्यवहारवाद का प्रमुख सिद्धांत जो है कौन सा माना जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपके इसके अंदर, कहते मनोविश्लेषण, बी दे रखा अवलोकन, सी दे रखा प्रबलन और सी डी दे रखा सामाजिक समझ। तो व्यवहारवाद का जो प्रमुख सिद्धांत वो माना जाएगा प्रबलन। क्या माना जाएगा, प्रबलन। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अनुसंधान में कौन सी विधि सबसे अधिक प्रयोग में ली जाती है। मनोविज्ञान के अनुसंधान में कौन सी विधि सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके इसके, सर्वेक्षण, प्रयोग, केस स्टडी या अवलोकन। तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को अपन सीखने के लिए सबसे ज़्यादा उसको अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, बालक विकास के अध्ययन से क्या पता चलता है। बालक के विकास के अध्ययन से हमें किस चीज़ का पता चलता है। बालक के विकास के अध्ययन से व्यवहार का पता चलता है, या विकास क्रम का पता चलता है, ये संस्कृति का या समूह का। तो दोस्तों इसका आंसर माना जाएगा बालक के विकास के अध्ययन से बालक के विकास क्रम का और उसके व्यवहार का पता चलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सामाजिक सीख का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। सामाजिक सीख का जो सिद्धांत है वो अपने बांडुरा के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, बांडुरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यवहार परिवर्तन के लिए सबसे प्रभावशाली क्या है। किसी भी व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे प्रभावशाली क्या होना चाहिए। क्या अनुभव होना चाहिए, क्या सीखना होना चाहिए, स्मृति या कोई नहीं। किसी भी व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है क्या होना चाहिए बेटा दोस्तों, अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुभव। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। प्रेरणा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। क्या उद्देश्यों की पूर्ति करना है, क्या केवल सोच रखना है, या केवल समूह बनाना, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्यों की पूर्ति करना। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक समस्या का प्राथमिक कारण क्या माना जा सकता है। मनोवैज्ञानिक समस्या का प्राथमिक कारण क्या माना जा सकता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं, क्या मानसिक असंतुलन होता है, क्या व्यायाम होता है, सी भोजन होता है, या याददाश्त। तो प्रश्न पूछा मनोवैज्ञानिक समस्या का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है इसका आंसर माना जाएगा मानसिक असंतुलन। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने आज 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करी है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।